हेलो स्टूडेंट्स, बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 भूगोल विषय पढ़ रहे थे। उसमें हमारे जो है छठा अध्याय चल रहा था, भारत जो अधिवास है उससे संबंधित, और अधिवास के विभिन्न जो प्रकार हैं वो हमने पढ़ लिए थे, और अधिवास के जो प्रतिरूप हैं हमारे चल रहे थे। उसके अंदर हमने जो गाँवों के अधिवास हैं वो पढ़ लिया था। शहरी अधिवास जो हैं या प्रकीर्ण अधिवास जो हमारे आसपास के जो हैं उनकी बात हो गई थी, और आज जो है हमें मिश्रित अधिवास पढ़ने हैं। मिश्रित अधिवास जो हैं ये अधिवास उस प्रकार के होते हैं, एक प्रकार से मिक्सअप होता है इनका, ये थोड़े से एक जैसे नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है कि अधिवास अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहा जाता है। कई बार जो है अधिवासों के नाम पूछ लिए जाते हैं, अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अर्ध सघन और अर्ध केंद्रीय अधिवास के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। यह सघन व प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था है। जो हम इससे पहले दो अधिवास पढ़े, सघन अधिवास और प्रकीर्ण अधिवास, इन दोनों के बीच की अवस्था है मिश्रित अधिवास में, जो सामान्यतः किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से आवासों की संख्या के बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है, और इनकी उत्पत्ति में पर्यावरणीय कारकों के स्थान पर पारिवारिक कारक उत्तरदायी होते हैं। जैसे सांगोल मतलब कोटा तहसील का जो है खुर्द गांव, इसमें एक ही परिवार के लोग ज़्यादा रहते हैं, और ये पारिवारिक कारणों की वजह से जो है अलग अलग या दूर दूर नहीं रहते, बल्कि ये समाज इनके जो पर्यावरणीय कारकों की वजह से अलग अलग नहीं रहकर पारिवारिक कारक जो होते हैं इनकी वजह से ये एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो इनमें क्या है, धीरे धीरे जो जनसंख्या बढ़ती है तो उससे इस प्रकार के आदिवासियों का जो निर्माण होता है, ये अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहलाते हैं, और सघन और प्रकीर्ण अधिवास के बीच की अवस्था है। इसके बाद आता है पल्ली या पुराना अधिवास। यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है, पल्ली अधिवास को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार हमारे जो ढानियाँ होती हैं, ढानी या छोटे गांव कह सकते हैं इसको, ठीक है। अन्य हम जनजातियों जिसमें हमने पढ़ा था पाल और फला आदि भी जो है इनको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे हुए होते हैं, इसलिए इन सबका नाम एक रहता है। हम इसे बस्ती भी कह सकते हैं। बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। वितरण जो है इसका पर्वतीय प्रदेशों की निचली घाटियों में तथा खनन वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के जो आवास हैं वो दृष्टिगोचर होते हैं। जहाँ से खनन क्रिया की जाती है वहाँ से दृष्टिगोचर होते हैं। अब ये जो ग्रामीण अधिवास हैं उनके प्रतिरूप किस प्रकार के हैं, हम उन प्रतिरूपों को देखते हैं। प्रतिरूप का मतलब होता है कि इन आवासों के बसने से जिस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, या हमें सैटेलाइट से अन्य किसी बाहरी क्षेत्र से उसे देखने के ऊपर वो किस प्रकार का चित्र हमें दिखाई दे रहा है, वो इन आवासों का प्रतिरूप कहलाता है। तो देखिए, आदिवासियों के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को आदिवासियों के प्रतिरूप कहा जाता है। इनके आवास जो है इनके आकृति के आधार पर कि किस प्रकार की आकृति बन रही है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक सर्कल था, या बीच में कोई पेड़ था, या कोई भी एक स्थान मान लीजिए, और इसके चारों ओर जो है इससे कई सारे रास्ते आते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसमें जो है 3-4 रास्ते अलग अलग जगह से आते हैं, ठीक। तो इसके आसपास, सर्कल के आसपास जो है कुछ मकान बने हुए हैं। तो हमें एक प्रकार की इससे आकृति दिखाई दे रही है। एक जो है ये मुख्य रोड आगे बन के आ रही है, और इस मुख्य रोड के सहारे जो है एक अन्य कोई छोटी रोड है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मकान बने हुए हैं, इधर भी, इधर भी, इधर बीच में, ठीक है। तो एक अलग प्रकार का प्रतिरूप है। इसके अलावा एक रेलवे लाइन है, या कोई रोड है, नहर है, नदी है, इसके दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, तो ये अलग प्रकार का हमें दिखाई दे रहा है। तो इनकी जो बनने वाली अलग अलग आकृति है, कोई त्रिभुज के आकार का होगा, कोई हमें पेड़ के जैसे दिखाई देगा, कोई जो है इकट्ठा मधुमक्खी के छत्ते के जैसे हमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग आकार के इसमें जो है जो आकृतियां हैं वो बनती है, तो इनको हम प्रतिरूप कहते हैं। अभी प्रतिरूप जो है किस प्रकार के बनते हैं, इनको हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूपों की जो प्राकृतिक अवस्था है, धरातल का स्वरूप, नदियां, जलाशय, ऐतिहासिक कारक,
सामाजिक सांस्कृतिक कार्य, परिवहन मार्ग एवं धार्मिक स्थल आदि निर्धारित करते हैं। मतलब इनके आधार पर, नदियों के आधार पर, ऐतिहासिक कोई वस्तु उसके आधार पर, सामाजिक और सांस्कृतिक के आधार पर, या परिवहन के जो मार्ग होते हैं, या कोई धार्मिक स्थल है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर वगैरह, इनके आधार पर जो है ग्रामीण अधिवास प्रभावित होते हैं। इनकी आकृति का निर्धारण उसके आधार पर होता है। और इन अधिवासों को जो है इनके कुछ प्रतिरूप हैं, वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है रेखीय प्रतिरूप। ठीक है, और रेखीय प्रतिरूप का मतलब हो गया जैसे कोई नदी है या कोई सड़क मार्ग है, नहर है, कोई भी एक चीज है, इसके ऊपर जो है मकानों का बना हुआ होना। ठीक है, मकान जो है दूर से देखने पे एक रेखा के अनुसार हमें दिखाई दे तो वो रेखीय प्रतिरूप कहलाते हैं। देखिए, जब ग्रामीण क्षेत्र में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर, नदी घाटी के या सागर तट के सहारे बस्ती का विकास होता है, तब रेखीय प्रतिरूप वाले अधिवास का निर्माण होता है। ठीक है, इनके सहारे किसके, कोई सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग, नहर, घाटी या कोई सागर तट हो, इसके सहारे बस्ती का विकास होता है, तो उसे रेखीय प्रतिरूप या रेखीय अधिवास के नाम से हम जानते हैं। इस प्रतिरूप में आवास जो है पास एवं पंक्तिबद्ध होते हैं। इसकी विशेषता है कि मकान पास होंगे और किस प्रकार से होंगे, पंक्तिबद्ध होंगे। जैसे गंगा यमुना के मैदान एवं मध्य हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। इस प्रकार के अधिवास कहाँ पाए जाते हैं, अन्य जगह भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण है गंगा यमुना के मैदान में और मध्य हिमालय के क्षेत्र में। जयपुर जिले का जो बरवाड़ा गांव है वो रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। इन्हें पंक्तिनुमा, मार्गोन्मुख और अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं। आगे चले हम, पहला प्रतिरूप हमने पढ़ लिया, दूसरा प्रतिरूप देखते हैं तीर प्रतिरूप। लास्ट ईयर यहाँ से प्रश्न पूछा गया था बोर्ड में, 2020 का जो एग्जाम हुआ था 12वीं का, उसमें पूछा गया था कि ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप को समझिए। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए शायद क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था सर, तो आप भी ध्यान रखें। दूसरा जो है वो है तीर प्रतिरूप। किसी अंतरिक्ष के शीर्ष पर, नदी के विसरों पर, जैसे भारत है मान लीजिए, और भारत की ये स्थिति है नीचे दक्षिण भारत में। ठीक है, गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से लेके उत्तरी सरकार कट के पास वाला जो क्षेत्र माना पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो ये जो अंतरिक्ष वाला क्षेत्र है। ठीक है, अंतरिक्ष का मतलब होता है महासागर की ओर स्थल खंड का थोड़ा बड़ा हुआ वो भाग, जो हमें किसके अनुसार लगता है, उसके 3 तरफ पानी होते हैं, एक स्थल के आकार पर बड़ा हुआ लगता है जलीय भाग के अंदर। तो यहाँ पे जो प्रतिरूप बनेगा तीर के ऐसा जैसा हो गया ना एक प्रकार से, तो यहाँ पे जो मकान का निर्माण होता है वो रेखीय तीर जो है उसके आधार पर निर्मित हमें दिखाई देता है। नदियों के विसर्ग जो होते हैं, नदी होती है ना, तो वो क्या है, यूं प्रभावित होती है। ठीक है, और एक समय आता है कि ये जो है इसमें पूरा इधर आके इधर कटाव हो जाता है, तो यहाँ पे जो है विसर्ग के आधार पर यहाँ पर भी जो है तीर के अनुसार जो है जनसंख्या का बसाव हो जाता है, आवासों का निर्माण हो जाता है, तो वो भी इसके अंदर दिखाई देता है। इसको हम आगे बढ़े। विसर्ग के सहारे या दो आब के बीच, दो आब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, तो इनके बीच विकसित अधिवास का प्रतिरूप जो है वो प्राय तीर नुमा होता है। ऐसे स्थान पर अग्रभाग में आदिवास के विकास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती या नदी की सीमा जो है इसके विकास में बाधा डालती है, जिससे अधिवास का विकास पृष्ठ भाग की तरफ होता है। जैसे दक्षिण भारत में कन्याकुमारी और उड़ीसा में चिल्का झील तट पर बने आदिवासी, कुछ इसके उदाहरण है कन्याकुमारी का और उड़ीसा में चिल्का झील का। तीसरा अधिवास जो है वो है हमारे त्रिभुजाकार, जब नदियाँ नहरों या सड़कों का संगम होता है और वे एक दूसरे को काटती नहीं है, तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। ऐसे संगम स्थलों पर अधिवास को विकसित होने के लिए दोनों नदियों, नहरों या सड़कों द्वारा निर्मित त्रिभुज के अंदर की भूमि पर ही अधिवास जो है विकसित होता है। भारत में हरियाणा और पंजाब में ऐसे अधिवास मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नदी है या कोई सड़क है या कोई नहर है, ठीक है, यहाँ से इधर से इसके सहारे कोई नदी बह के आ रही है और वो आगे इसमें मिल रही है। ठीक है, इसे काट नहीं रही है, इसमें मिल रही है, और इसमें मिलने के बाद में जो है अधिवास जो बन रहे हैं वो केवल इस क्षेत्र में ही बन रहे हों। कौन से क्षेत्र में, जो इनके बीच वाला क्षेत्र है ये वाला, इसमें भी बन रहे हों, तो एक प्रकार से त्रिभुज जैसी आकृति बन जाती है। अगर कोई इधर भी बन जाए इसके इधर भी, तो ये त्रिभुज नहीं रह जाएगा। तो अगर इसके बीच में ही रहे, इन दोनों के मध्य, मुख्य और उसके सहायक के मध्य, तो त्रिभुज के आकार की आकृति बनती है और यहाँ जो अधिवास निकल कर आता है वो है त्रिभुजाकार आवास। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या है, पंजाब और हरियाणा के अंदर कुछ क्षेत्रों में से पाया जाता है। चौथा जो है वो है आयताकार
आयताकार या चौपट पट्टी प्रतिरूप, जब दो सड़कें आपस में मिलती हैं और उनके मिलने के स्थान के दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का निर्माण होता है, तब आयताकार प्रतिरूप बनते हैं। विश्व के समस्त उपजाऊ मैदानी भागों में ऐसे प्रतिरूपों का विकास होता है। आप लोग भी कभी जयपुर गए होंगे, और जयपुर की जो जयपुर सिटी जिसे हम कहते हैं, जो मेन पुराना गुलाबी नगर का शहर था, उसमें सभी सड़कें आपस में समकोण पर काटती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से निकलने वाले कुछ रोड हैं, यहाँ से भी कुछ सड़कें जो है वो आपस में दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो बनने वाले आवास हैं, इनके बीच में बनने वाले जो अधिवास हैं, इस प्रकार के होंगे, समकोण होंगे, ठीक है। तो जयपुर का जो परकोटे वाला जो अंदर वाला जो क्षेत्र है, जिसमें हम देखें तो किस प्रकार का है, चौकोर होता है, आयताकार होता है। ऐसा ही अन्य कई सारे जो है समतल मैदानों में ऐसे प्रतिरूप हमें देखने को मिलते हैं। पांचवा जो है वो है अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं में कच्ची पक्की सड़कें या मिलती है, तो इस मिलन स्थान से त्रिज्याकार मार्गों पर मकानों का निर्माण होता है, परंतु सभी गलियां मुख्य चौराहे पर मिलने के समानांतर नहीं होती है, तो वहां पे कौन सा अरीय प्रतिरूप जो है उसका विकास होता है। देखिए किस प्रकार कौन से प्रतिरूप को हम देख सकते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अंदर से एक तो ये आयताकार प्रतिरूप, इसमें कई सारी सड़कें जो है वो आ रही है और सब एक दूसरे को संबोध कर पाट रही है, और इसके चारों तरफ हमें देखते हैं किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, आयत के अनुसार दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा तीर प्रतिरूप। तो तीर प्रतिरूप जो है ये किसी उस स्थान पर है और तीर के अनुसार जो है वी आकार के क्षेत्र में जो है ये बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने रेखीय प्रतिरूप पढ़ा, तो कोई सड़क वगैरह है इसके किनारे पर जो हो गया, ये अरीय प्रतिरूप है, कोई सेंटर के अंदर कोई चौराहे वगैरह, यहाँ से कई सारे मार्ग जो है निकल रहे हैं और जिसके चारों तरफ जो है आवासों का निर्माण हो रहा है, तो ये अरीय प्रतिरूप में गिना जाता है। विश्व में घनी आबादी वाले उपजाऊ मैदानों में ऐसे प्रतिरूप पाए जाते हैं। भारत में गंगा और ऊपरी मैदान में तमिलनाडु राज्य में इस प्रकार के प्रतिरूप जो है वो हमें दृष्टिगोचर होते हैं। इसके बाद छठे नंबर का जो है हमारे वो है वृत्ताकार प्रतिरूप। प्राय किसी झील, तालाब, कुएं, किले, धार्मिक स्थल या चौपाल के चारों ओर मकानों में बसने से बस्ती का जो है आकार वृत्ताकार हो जाता है, इसलिए इसे वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। और नाभिकीय प्रतिरूप इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। ये इस प्रकार हम देख सकते हैं रेखीय प्रतिरूप के प्रकार का उदाहरण है। ये कोई सड़क है और सड़क के किनारे किनारे जो है कई सारे मकान वगैरह बने हुए हैं, तो ये कौन सा प्रतिरूप हो गया, रेखीय प्रतिरूप हो गया। और ये एक है मधुछत्ता प्रतिरूप, इसको भी हम अभी देखेंगे। बीच के अंदर इसमें कई सारे मकान एक साथ बने हुए हैं और चारों तरफ खाली है, इस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते में हो गया, उस प्रकार यहाँ पे दिखाई देता है। 7वें नंबर पर आता है हमारे तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप प्रारंभ में अरीय प्रतिरूप के रूप में विकसित होता है, किंतु बाद में बाहर की ओर जाने वाली सड़कों के किनारे मकान बनने से इसकी आकृति जो है वो तारे जैसी हो जाती है। जैसे सेंटर में कोई था और यहाँ से कई सारी रोडें जो है वो निकल रही है और इन सड़कों के किनारे पहले यहाँ तक मकान बने हुए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो सड़कें हैं पहले तो यहाँ केंद्र के रूप में बने हुए थे, केवल इतने से क्षेत्र के अंदर मकान तो चल रहा, लेकिन अब इन सड़कों के किनारे भी जो है मकान बनना शुरू हो गए, तो ये एक प्रकार से किस प्रकार की आकृति बन गई, तारे की जैसी जो है आकृतियां बन गई इस पर। तो ये क्या कहलाता है, तारा प्रतिरूप कहलाता है, ठीक है। और तारा प्रतिरूप का निर्माण किससे होता है, अरीय प्रतिरूप की ही बात का है, उसके विकास की जो है क्या है, एक प्रकार से उसकी स्टेज है। पंखा प्रतिरूप होता है जब किसी गांव के केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बनते हैं, तो इसके बाद जो बस्ती है इसका विकास सड़कों के किनारे रेखीय प्रतिरूप में होने से पंखानुमा प्रतिरूप जो है वो विकसित हो जाता है। नवा जो है वो है अनियमित प्रतिरूप। मानव द्वारा अपनी सुविधानुसार बिना किसी योजना के मकानों का निर्माण होता है, आकार रहित जो आवास विकसित होता है, इसे अनाकार प्रतिरूप कहते हैं। सड़कें तथा गलियां शेष भूमि पर विकसित होती है, जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार और प्राय सक्रिय होती है। भारत में अधिकांश गांव इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें अनियमित है, उनका ना तो वो किसी श्रेणी में नहीं आते, पंखा में भी नहीं आते, आयताकार में भी नहीं आते, त्रिभुज में भी नहीं आते, रेखी में भी नहीं आते। राजस्थान के 12 जिले में लिसाड़ी गांव जो है अनाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। इसके बाद 10वां जो है वो है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। इस प्रकार के जो प्रतिरूप हैं सीढ़ीनुमा, ये गांव पर्वतीय ढालों पर हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें मकान परस्पर सटे हुए होते हैं, परंतु दूर दूर नहीं, दूर दूर दोनों ही रूपों में मिलते हैं। इन
इन मकानों की जो पंक्तियां हैं वो ढाल के अनुसार कई हिस्सों में दिखाई देती है। हिमालय, रोकीज, एंडीज, अल्पास पर्वत जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे होते हैं। मध्यसत्ता प्रतिरूप भारत में आदिवासी जनजातियों में गुंबद नुमा झोपड़ियों के गांव जो हैं टोडा जनजाति, आंध्र प्रदेश में समुद्र तटीय मछुआरे गांव, दक्षिण अफ्रीका में जुलू लोग इस प्रकार के प्रतिरूप बनाकर रहते हैं। जो दूर से मधुमक्खी के छत्ते के अनुसार दिखाई देते हैं और अन्य प्रतिरूप हैं। इन प्रतिरूपों के अंदर नाभिकीय, अर्धवृत्ताकार, टेढ़ा-मेढ़ा प्रतिरूप, मकड़ी प्रतिरूप आदि प्रमुख देखने को मिलते हैं। अब इन ग्रामीण आदिवासियों की क्या समस्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।